लास्ट ईयर पंजाब ने लिविंगस्टन पर 11.5 करोड़ खर्च करे थे, लेकिन 7 मैचेस में वो 111 रन ही बना पाए। चलो ये तो फिर भी बड़ा नाम है। एलएसजी ने 7.5 करोड़ खर्च करके आरसीबी से देवदत्त पडिक्कल को अपनी स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन 2024 आईपीएल में उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 13 रन था। 2025 आईपीएल का ऑक्शन अभी खत्म ही हुआ है और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे बेतुके पैसे उड़ाए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं वर्स्ट बाइज की बात करेंगे। पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं ऑस्ट्रेलियन बिग हिटर मैक्सवेल के लिए। ये उनके लिए एक तरह से होम कमिंग है, क्योंकि मैक्सवेल 2014 से 2020 तक पंजाब का हिस्सा रह चुके हैं। बट ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैक्सवेल किसी भी टीम के लिए एक रिस्क होते हैं। ओवर द इयर्स आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस अनप्रेडिक्टेबल रहा है। 2014 डेब्यू में 550 रन बना के मैक्सवेल ने आईपीएल धमाके से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो अपनी कंसिस्टेंसी दिखाने में असफल रहे हैं। 2015 में 145, फिर 179, फिर 310, फिर 169 और 2020 में सिर्फ 108 रन। आरसीबी के लिए भी मैक्सवेल ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही दी है, जहां उन्होंने 2021 में 513 रन, फिर 301 रन और फिर 2023 में 400 रन बनाए हैं। लेकिन 2024 उनके लिए नाइटमेयर साबित हुआ, जहां उन्होंने सिर्फ 52 रन बनाए, वो भी 6 से कम की एवरेज के साथ। आईपीएल में मैक्सवेल के नाम 18 डक्स हैं, जिसमें से 4 तो पिछले सीजन ही आए हैं। और तो और उनके इन्हीं इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते आरसीबी ने उन्हें रिटेन करना जरूरी नहीं समझा, यहाँ तक कि आरटीएम भी यूज नहीं किया। पंजाब किंग्स का उनके लिए 4 करोड़ से ज्यादा खर्च करना एक पैनिक बाय लगता है। हालांकि यहाँ कोच का ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन हो सकता है, लेकिन श्योरली उनकी करंट फॉर्म को देखते हुए ये प्राइस करेक्ट जस्टिफिकेशन नहीं है। हमारे नेक्स्ट प्लेयर आईपीएल में जाना माना नाम है, और तो और इस बार सीएसके ने उन्हें 1.7 करोड़ की डील प्राइस पे खरीदा है। लेकिन क्वेश्चन इज, दीपक हुड्डा सीएसके के लिए क्या नया लाएंगे? देयर इज अ हाई चांस शायद आईपीएल 2025 में उन्हें यूज भी ना किया जाए। सीएसके का प्लेइंग 11 काफी सेटल लगता है और हुड्डा का ट्रैक रिकॉर्ड पंजाब और एलएसजी के लिए इतना कुछ खास भी नहीं रहा। ही इज समवन जिसका प्राइम प्रोबेबली 1-2 साल पहले निकल चुका है। पिछले सीजन में उन्होंने 11 मैचेस में सिर्फ 145 रन बनाए थे, वो भी 18 की एवरेज के साथ। आईपीएल 2023 में तो उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा, जहां उन्होंने 12 इनिंग्स में सिर्फ 84 रन्स बनाए। बॉलिंग में भी पिछले 5 सालों में उन्होंने सिर्फ 3 विकेट्स लिए हैं। हुड्डा एलएसजी में भी सिर्फ इसलिए टिक पाए क्योंकि 2022 सीजन में उन्होंने 450 रन्स बनाए थे। लेकिन आज के समय में 129 का करियर स्ट्राइक रेट उनके केस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। अगर उनका ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड देखें तो 118 मैचेस में उनके नाम सिर्फ 1450 रन है, वो भी 18 की एवरेज के साथ। ये स्टैट्स उन्हें एक इंपैक्टफुल प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश नहीं करते। तो सवाल यही है कि सीएसके जैसी टीम जिसके पास ऑलरेडी सेटल्ड और रिलायबल ऑप्शंस हैं, क्या हुड्डा के पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे, और या ये एक और गैम्बल होगा? नेक्स्ट अप, गुजरात टाइटंस के टॉप 3 पोजीशन तो लॉक्ड है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में डेप्थ ना होना उनके लिए एक बड़ी समस्या का कारण है। सिर्फ डेप्थ ही नहीं, बल्कि मिडिल ऑर्डर के मेन प्लेयर्स की फ्लूइडिटी की कमी भी टीम के लिए एक चिंता का कारण है। ऐसे में वेस्ट इंडीज के रदरफोर्ड को प्राइमरी बैटर या इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन रदरफोर्ड क्या इस रोल के लिए सही फिट हैं? अगर टी20 फॉर्मेट के ओवरऑल नंबर्स देखें तो 153 मैचेस में रदरफोर्ड के नाम लगभग 2500 रन है, विद स्ट्राइक रेट ऑफ 134, जिसमें 12 हाफ सेंचुरीज भी शामिल है। लेकिन अगर आप आईपीएल में उनका रिकॉर्ड देखते हैं तो वो काफी अंडरवेलमिंग है। रदरफोर्ड ने सिर्फ 10 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 106 रन बनाए हैं, वो भी 15 की एवरेज के साथ। उनका स्ट्राइक रेट 102 का है, जो आईपीएल के लेवल पर काफी डिसअपॉइंटिंग है। ऐसे प्लेयर पर 2.7 करोड़ खर्च करना कहीं से भी सही डिसीजन नहीं लगता। लेकिन क्या रदरफोर्ड सबको गलत प्रूव कर पाएंगे या एक बार फिर फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे बाई की जिसको काफी लोग स्टील बता रहे हैं, बट असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूँ फैफ डु प्लेसी की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनको खरीदना ना तो उनके लिए सूट करता है, ना ही टीम के लिए। आरसीबी के लिए पिछले कुछ सालों में कैप्टेंसी के साथ साथ फैफ ने एज अ ओपनर काफी वैल्यूएबल रन्स बनाए हैं। सीएसके के लिए भी वो एक पिवटल प्लेयर रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि फैफ कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है। लेकिन अगर हम डीसी के इस सीजन के टॉप 4 को देखें तो वहां डु प्लेसी के लिए कहीं जगह नहीं बनती। केएल राहुल, फ्रेजर और ब्रुक उनके टॉप ऑर्डर को सॉलिड बनाते हैं। नंबर 4 पर रिटेन प्लेयर स्टब्स का स्पॉट तो पक्का ही है। ऊपर से एक और ऑप्शन अभिषेक पोरेल का है, जो लेफ्ट हैंडर होने के कारण टॉप ऑर्डर में थोड़ी वैरायटी ला सकते हैं। फैफ को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ पर बेचा गया है, जो दिखाता है कि फ्रेंचाइजी का प्लेयर के ऊपर कितना कम विश्वास है। हो सकता है कि 40 साल के डु प्लेसी के लिए ये शायद लास्ट आईपीएल हो। फिलहाल सिर्फ एक बैकअप के रूप में फैफ का इंक्लूजन उतना इंपैक्टफुल नहीं लगता जितना सोचा जा रहा है। अब बात करते हैं मे बी वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग मूव की।
आरसीबी का 6 करोड़ खर्च करना एक ऐसे प्लेयर पर जो ना ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है और ना ही अपने स्किल से लोगों को इंप्रेस कर पाया है। रसिक सलम जो एमआई के लिए डेब्यू करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे, अभी तक सिर्फ 11 आईपीएल मैचेस ही खेल पाए हैं। पिछले साल डीसी से खेलते हुए उन्होंने 9 विकेट्स लिए थे, लेकिन उससे पहले किसी भी सीजन में उन्हें 1 विकेट तक नहीं मिली थी। विद बॉलिंग एवरेज ऑफ 38 और 10 से ज्यादा की इकोनॉमी, उनका प्राइस टैग उनके स्किल्स को जस्टिफाई नहीं करता। मोर इंपॉर्टेंटली, आरसीबी जैसी एक अंडर परफॉर्मिंग टीम के लिए यह पैसा किसी और पर इन्वेस्ट किया जा सकता था। विल जैक्स या केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को खरीदने के लिए यह पैसा कितना इंपैक्टफुल होता, ये सब जानते हैं। आईपीएल 2025 ऑक्शन का ये बाय सिर्फ एक गैम्बल ही नहीं बल्कि रीसेंट मेमोरी का सबसे खराब डिसीजन लगता है। नेक्स्ट, अब्दुल समाद, एक और प्लेयर जिनको 4.5 करोड़ के इन्फ्लेटेड प्राइस पर खरीदा गया है। ऑरेंज आर्मी से निकले समद की आईपीएल जर्नी अभी तक कुछ खास नहीं रही है, इसलिए 4.5 करोड़ का प्राइस टैग उनके आईपीएल में जगह को जस्टिफाई नहीं करता। आईपीएल 2024 में उन्होंने सिर्फ 182 रन बनाए हैं, वो भी 18 की एवरेज के साथ। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस प्लेयर को शुरुआत से बनाया है, लेकिन इस ऑक्शन में एसआरएच ने ना तो उन्हें रिटेन किया और ना ही आरटीएम यूज किया, जो दर्शाता है कि एसआरएच उनमें फ्यूचर अब नहीं देखती, जो सही भी है। पिछले कुछ सालों में उनका परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। 2023 आईपीएल में 169, 2022 में 4 और 2021 में 111 रन बना के वो चांसेस को ज्यादा बुना नहीं पाए। समद को एलएसजी एक फिनिशर के तौर पर देखेगी, क्योंकि 146 के ओवरऑल स्ट्राइक रेट के साथ अब्दुल मैच में गियर बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन 19 रन की एवरेज उन्हें कहीं से भी कंसिस्टेंट नहीं दिखाती। एलएसजी के पास और भी ऑप्शंस थे, लेकिन समद को लेने का डिसीजन उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से ज्यादा सेंस नहीं बनाता। लास्ट प्लेयर पर जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट ऑनरेबल मेंशन, जिसका नाम है नेपोटिज्म। मैं बात कर रहा हूं अर्जुन तेंदुलकर की। 2025 आईपीएल ऑक्शन के फाइनल मोमेंट्स में एमआई का अर्जुन को खरीदना किसी फेवर से कम नहीं लगता। 30 लाख रुपए एक प्लेयर को बेंच पे बिठाने के लिए थोड़े से ज्यादा है। जोक्स असाइड, अर्जुन ना तो इस एमआई साइड के सेटअप में कहीं फिट होते हैं और ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने कुछ ऐसा उखाड़ा है जो उनके चांसेस को डिजर्व कराती है। एमआई के लिए अर्जुन ने अभी तक सिर्फ 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं, लेकिन 38 के एवरेज के साथ। उनका इकोनॉमी रेट भी 9+ का है, जो क्लियरली काफी ज्यादा है। आईपीएल 2024 में उन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला था, वो भी एक ऐसी टीम के लिए जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी। बट मूविंग ऑन, अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल वर्स्ट बाय की। मैं बात कर रहा हूं वेंकटेश अय्यर की। ये कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि केकेआर के पास वेंकी को 14 करोड़ में रिटेन करने का चांस पहले ही था। इंस्टेड उन्होंने 4 करोड़ लगाकर अनकैप्ड प्लेयर रमनदीप को चुना। टू बी फेयर टू केकेआर, उनको नहीं लगा था कि अय्यर को ऑक्शन में इतनी अटेंशन मिलेगी, वो भी आरसीबी से। जब वेंकटेश अय्यर का नाम ऑक्शन में आया तो आरसीबी एक बड़े बाय के लिए डेस्परेट थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को वो लेने में असमर्थ रहे थे। उस वक्त तक आरसीबी सिर्फ लियम लिविंगस्टोन को ही खरीद पाई थी। दूसरी तरफ केकेआर भी श्रेयस अय्यर को वापस लाने में फेल हो गई थी और केएल राहुल के लिए वो सही मूव नहीं बना पाए। एक टीम 74 करोड़ पे बैठी थी तो दूसरे के वॉलेट में 51 करोड़ बचे थे। दोनों टीम्स को एक टॉप ऑर्डर इंडियन बैटर की जरूरत थी और बड़े नाम ऑलरेडी अनअवेलेबल हो चुके थे। हालांकि वेंकटेश अय्यर क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम नहीं है, लेकिन पिछले 2 सीजन्स में उनका रिकॉर्ड इंप्रेसिव रहा है। वो उन 7 भारतीय बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए हो। यही नहीं, ये रन 30 की एवरेज और 150 की स्ट्राइक रेट से आए थे। बाकी के 6 प्लेयर्स को ऑलरेडी रिटेन किया जा चुका था, जो शायद इस बात को एक्सप्लेन करता है कि आरसीबी ने केएल राहुल के लिए 11 करोड़ तक बिड करने के बाद वेंकटेश के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना क्यों सोचा। केकेआर की स्ट्रेटजी तो साफ थी, वो 2024 आईपीएल की विनिंग स्क्वाड के मैक्सिमम प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते थे। स्टार्क और श्रेयस को मिस करने के बाद उनके लिए वेंकटेश एक इंपॉर्टेंट बाय बन गए थे, जो शायद कैप्टेंसी का ऑप्शन भी हो सकते हैं। यही वजह थी कि दोनों टीम्स ने वेंकटेश के लिए अग्रेसिव बिडिंग की, लेकिन वेंकी का प्राइस उनके स्टैट्स की जगह ऑक्शन में हुए डिमांड सप्लाई का प्रतीक है। 2025 आईपीएल जल्दी शुरू होने वाला है। ये प्लेयर्स अपनी इनिशियल इंप्रेशन को गलत प्रूफ करते हुए वैल्यू बाय बन पाएंगे या लास्ट ईयर के अल्जारी जोसेफ की तरह फ्लॉप हो जाएंगे। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से इस साल का वर्स्ट बाय इनमें से कौन होने वाला है।